वेलकम बैक नाजरीन। आप सबने देखा होगा एक दो दिन पहले हमने गुजरात की एक स्टोरी की, वहाँ के अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल में, जहाँ पर एक ईसीजी टेक्नीशियन कैसे ख़वातीन को और जो वहाँ पर बच्चियाँ काम करती हैं उनको ब्लैकमेल कर रहा था। इवन मर्द हजरात के साथ भी उसके मामलात थे कोई। एंड वो जितने प्रूफ हम आपको दिखा सकते थे स्क्रीन पर उतने दिखाए, बाकी हमारे पास हैं। आज उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है अस्पताल के डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स हमें आके खुशखबरी सुनाएंगे कि हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इस टेक्नीशियन के खिलाफ, नौकरी से फारिग हो चुका है। और मीडिया का शुक्रिया कि उन्होंने ये केस हाईलाइट किया। उल्टा डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारा मुद्दा उठा के हमारे ऊपर ही फेंक दिया, मीडिया के ऊपर। हमारे ब्यूरो चीफ गुजरात के सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे लिंक पे। सईद भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? जी साकिब भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सईद भाई आज क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इमरान का कोई मामला होगा कि उसको नौकरी से निकाल दिया या उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो मैंने सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उल्टा सीधा एक नैरेटिव ले लिया हमारे डॉक्टर्स भाइयों ने। सर, बड़ी ना यही हमारे इस माशरे का अलमिया है कि जब हम किसी बुराई को हाईलाइट करते हैं जी, तो बजाय उस बुराई को एलिमिनेट करने के हाईलाइट करने वाले को एलिमिनेट कर दिया जाता है। आज क्या हुआ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो इसमें मैं तो बड़ी का खेल सी सिचुएशन है। ये एक पढ़ा लिखा तबका है डॉक्टर जी, ये हमारे भाई भी हैं, इनमें मसीहा भी। हम तो कतन किसी ये हमारे देखे कि हमारे जिले का हॉस्पिटल है और एक हमारे नेशनल हीरो के नाम पे है। हम तो इसको कभी भी सारे हॉस्पिटल को बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हमने आज जब ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपके पास भी पहुंच चुकी है, मैं भी उस वहां पे मौजूद था। उस सारी कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये था कि जनाब आप लोगों ने अजीज भट्टी हॉस्पिटल को बदनाम किया है। ओके। ओ भाई, बदनाम हमने किया, बदनाम तो उन लोगों ने किया जिनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आपको अभी मैं पहले भी ऑन कैमरा ऑफर दे चुका हूं यहाँ पे कुछ लोकल इंटरव्यूज में कि आए इस जहाज में मेरे साथ शामिल हो। मैं चले जी, अगर आप समझते ऐसा हुआ है तो मैं आपको इसके सबूत देता हूं। अभी भी वो डीएमएस जो है वो दंदनाता फिर रहा है। अभी भी वो लैब टेक्नीशियन जो है जिसके सबूत पड़े हैं वो दंदनाता फिर रहा है। अभी भी वो जो स्क्रीन चार्ट जिनके सामने है, बजाय कि इनको कुछ शर्म आए, ये उल्टा हम लोगों को कह रहे हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं। ओ भाई मेरे, हम बदनाम नहीं कर रहे, हम हाईलाइट कर रहे हैं। सही तो मेरे साथ ही रहिएगा। मियां इमरान साहब स्टूडियो में है, आपको ये पता कौन सा है आज की तस्वीरें हैं? जी मैं वो आ गई, हमारे पास कोशिश करते हैं स्क्रीन पे भी चल जाए। जी जी। नाज़रीन, हमारे कलीग मियां इमरान साहब ये भी वहाँ पे शो की रिकॉर्डिंग के लिए गए थे। वहाँ पर क्या हुआ, स्टोरी क्या है, जितनी हम आपको बता चुके हैं, फर्दर डिटेल्स क्या है, मैं मियां साहब से कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि बताएं। मियां साहब, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार उसकी स्टोरी आगे फर्दर चलेगी, उसका कोई मंतकी अंजाम की तरफ चलेगी। उसमें तो आप, मैं और बाकी लोग जिन्होंने ये स्टोरी हाईलाइट की है वही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिए गए डॉक्टर्स की जानिब से। आई एम रियली ऑनर्ड, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है। मुझे आज ज़्यादा कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही क्योंकि मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था 2 दिन से। तो इवेंचुअली मैं अभी ट्रैक सूट में हूँ, मैं अभी ऑफिस आया हूँ, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ये काम चल रहा है, तो आई एम हियर। सादा सी बात है कि मुझे इस चीज़ में खुशी की एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं है। हमारा एक कल्चर है कि हमने आर्गूमेंट को डीरेल करने का एक पुराना, कई दहाइयों पुराना एक वतीरा जो है वो अपनाया हुआ है कि वो जो उंगली होती है ना, हम सारी कहानी उस उंगली के ऊपर डाल देते हैं कि ये उंगली का इशारा मेरी तरफ क्यों हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल एक दीवारें हैं, उसमें पड़ी हुई कुछ मशीनें हैं, उसमें पड़े हुए कुछ बेड्स हैं। उस हॉस्पिटल की ज़ाती हैसियत यही है, नाम एक शहीद के नाम पर है। इन दोनों चीजों का, उस चार दीवारी का, उसमें पड़ी प्रेमिसेस में पड़ी चीजों का, या इस नाम का इस शख्स के साथ जो वहां पर ख्वातीन को मिलान करता है, क्या ताल्लुक हो सकता है? ये सिर्फ एक आर्गुमेंट बिल्डिंग का एक अजीब सा और फरोही सा जो है वो टूल अपनाया गया, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि जिन डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई थोड़ा सा अपने आप को तोलें कि आप लोग खड़े कहां पर हैं। एक बात की कि मैंने भी जल्दी जल्दी सुनी कि आपने उसमें ए बोला। हाँ, और क्या बोलूं, नाम लूं? अभी ले देता हूं। उसके बाद उस बीबी के घर जो अजाब आएगा उसके जिम्मेदार आप ले लें। आप मुझे ऑफिशियली जिम्मेदारी दे दें कि वो फलां 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 बीबियां जो हैं या फलां 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 बंदे जो हैं उनके घरों में जो अजाब आएगा
उसकी आप जिम्मेदारी ले लें, मैं उनके नाम ले उनका देता मुद्दा हूं। ये था कि आपने एक की वजह से 25-30 एक 40 नहीं, लोग तीन हैं है, जो- तीन है। हाँ वो कहते हैं जी उस एक की वजह से 25-30-40 खवातीन है जो जेर अताब आ गई हैं, क्योंकि सबके नाम ऐसे इज स्टार्ट। देयर एनी एविडेंस? देखिए पता क्या बात है, ये एक बिल्कुल फसादी किस्म का नैरेटिव है। अल्लाह ताला, मैंने उस टाइम भी ये कही थी, मैंने हाथ जोड़ के ये बात की थी, उस पर भी मजाक उड़ाया गया, मैंने उन्हें बहने कहा, उस पर भी उन्होंने जो है वो अजीब सी बात कर दी। देखिए सवाल ये है कि सादा सी बात है कि एक टेक्नीशियन जो रिपोर्टेडली अहल नहीं है उस मनसब का, उसको 2016-17 में रखा जाता है और कुछ लाइंस क्रॉस करके रखा जाता है, वो वहां पर आने वाली बच्चियों को ब्लैकमेल करता है, और उस ब्लैकमेलिंग का ऑडियो एविडेंस एक बिल्कुल चैट्स भी मौजूद है, ऑडियो एविडेंस भी मौजूद है, अपने ही अस्पताल के एक जिम्मेदार और सीनियर अफसर को भेजता है। मैं वर्ड्स दोहरा दूं, वो ये कहता है कि मैं लड़कियां भेज रहा हूं, और आगे से जवाब ही आता है क्या वो आगे आप बीप कर लें, मामलात करेंगे। इस बात पर उन्होंने डिनाई किया है किसी ने इस बात को? राय नहीं, साहब नहीं, जब आप में इतनी पसली नहीं है कि आप डिनाई नहीं कर सकते, आप अपने लोगों को खुश करने के लिए सब बातें कर रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि मैं गुजरात से नहीं हूं, लेकिन मैं बहरहाल हूं तो पाकिस्तान से ही ना। हो सकता है कल मुझे मेरी बहन बेटी को इस अस्पताल में जाना पड़े, हो सकता है आपकी किसी अजीजा को इस अस्पताल में काम करना पड़े, हो सकता है आपके किसी अजीज को इस अस्पताल में काम करना पड़े, तो क्यों ना उसको साफ कर लिया जाए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं साफ कर लो। सफाई की तो बात ही नहीं की। एंड में हमारे सईद साहब ने पूछा है कि यार हमारे साथ मिल जाओ, जो पहले हुआ उससे आगे चलते हैं, उसके खिलाफ हमारे साथ खड़े हो जाओ और डॉक्टर्स के हाथ खड़े मजे हो की जाओ। बात आगे से ये मेरे जहन में आ गई। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका प्लेटफॉर्म पर जाएं। हाँ। हैसियत बता दूं, खोल खोल के बता दूं, चले सुनते हैं, मुख्तसर सा शुगर कोटेड बताता हूं। पुलिस के पास एफआईआर बताती है कि एक खातून ने कंप्लेंट की कि जनाब फलां बंदा मुझे हिरासा कर रहा है, यानी वर्क प्लेस हेरासमेंट का मुझे सामने है। पुलिस ने क्या किया, रात 3 बजे चोरों की तरह एफआईआर की, सुबह 10 बजे वो शख्स जमानत लेकर निकल जाता है, और आप इस चीज को एविडेंस मौजूद है, हर चीज निकल आई। अब क्या उस बीबी को सामने लाने? अजीब वो खुद आके बताए कि जनाब मैं बेइज्जत हो रही थी। अगर तो ये लॉ है, ये कानून है, और पुलिस की प्रोटेक्शन और पुलिस का काम इसमें आपके सामने है, तो वो रेलिवेंट फोरम था। रेलिवेंट फोरम ने इस चीज को, कुछ नहीं होया कुछ नहीं, पंजाबी में एक मुहावरा है, अम्मा नहीं अम्मा नंगी हो रही हैं, ऐसे ही। उन्हें क्या कपड़े ठीक कर ला, दूसरे ने कहा कि डा बदबख्त लादे मानू कहता नंगी हो रही है। ये कहानी है टोटल। ऐसे ही है। अली बाजवा साहब, इस पे स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं, फिर मुझे जल्दी से आपकी उस पर ओपिनियन चाहिए होगी। कहानी ऐसी है कि एक ईसीजी टेक्नीशियन है अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का, वो खवातीन को ल्योर करता है कि मैं तुम्हारी वहाँ पे जो ट्रेनी आती है, नर्सिस और बाकी जो स्टाफ आता है पैरामेडिक, उसको वो ल्योर करता है कि मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट करा दूंगा, तुम्हें शिफ्ट अच्छी दे दूंगा, सर्टिफिकेशन मिल जाएगी अगर तुम मेरे साथ मामला तय करती हो। ब्लैकमेल करता है उनको, प्रोफेशनली ब्लैकमेल करता है। और उसके जब अरेस्ट होता है, एक खातून की ही शिकायत के ऊपर अरेस्ट होता है, तो सैकड़ों की तादाद में फोटोज और वो सब कुछ निकल आता है। इसके अंदर कानूनी कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी? कॉज 2 दिन पहले गिरफ्तार होता है, और जब गिरफ्तार होने के बाद जब सुबह पेश करना है, उसी रात को पुलिस एफआईआर देती है, 3:30 बजे सुबह पेश करती है और उसकी जमानत होकर वो घर चला जाता है। 202 और 509 गालिबन 2 दफात लगी थी एफआईआर में, मेरे जेहन से निकल रहा है। उस पर क्या कानूनी कार्रवाई पॉसिबल थी? स्टेट को किस हद तक जाना चाहिए था ऐसे दरिंदे के खिलाफ? थैंक यू राय साहब। आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखना तो ये है कि नॉर्मली इस तरह के केसेस में क्या होता है, या नॉर्मली जो ऐसे केसेस जिनके अंदर सज़ा का जो क्वांटम है वो कम है, उनके अंदर क्या होता है। सो मेरा ये ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह के ऑफेंसेस के लिए जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो अभी भी कम है। ऑल्दो ये हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया, इंक्वायरी कमेटी बननी है, और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द ऑम्बड्स पर्सन, और पीपीसी के अंदर भी अमेंडमेंट्स हुई। इसी तरह से जो एफआईआर जो मेरी नज़र से गुजरी है उसके अंदर सेक्शन 292 लगा है, और 5091 लगा है, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 साल है। अब 3 साल वाले केसेस के लिए, क्योंकि ये ट्रायल आगे चलना है, और इसमें एक इशू है, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं आपको, कि क्योंकि
FIR ये कह रही है कि मुखबर का नाम डिस्क्लोज़ नहीं हुआ, बट किसी मुखबर ने बताया कि ये शख्स इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और जब हमने जाके इसको पकड़ा तो वहाँ पे मौके पे एक खातून आई और उसने कहा जी ये मेरे साथ भी ये करता रहा और बाकी लड़कियों के साथ भी करता रहा। और फिर उसके हाथ से अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द FIR जो मोबाइल रिकवर हुआ है उसके अंदर सफिशेंट मटेरियल अवेलेबल था। देखिए अब फ़िलहाल तो केस पेंडिंग है और मेरा ख्याल है मैटर सब जुडिस है, तो मैं उस पर ज़्यादा कॉमेंट तो नहीं करूँगा। FIR है मेरा ख्याल है इससे बेहतर हो सकती थी, मेरा अपना ओपिनियन है कि इससे बेहतर हो सकती थी। दूसरी बात ये कि देखें एक जुडिशल ऑफिसर के सामने तो जो सेट ऑफ फैक्ट्स रखे जाएंगे और जो मटेरियल रखा जाएगा, एविडेंस रखा जाएगा, उसने उसकी बेसिस पे फैसला करना है। ठीक है। इस तरह के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई कंप्लेनेंट जिसके साथ हरासमेंट हुई हो वो सामने आए और उसको भी यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था कि जज साहब या जिस भी जुडिशियल ऑफिसर के सामने रखा गया केस वो खुद से कहते कि जो खातून है इसको मेरे चैम्बर में लेके आओ, मैं नहीं लोगों के सामने मिलना चाहता, लोगों के सामने हो सकता है वो ना आके बोल सके, मेरे चैम्बर में ले आओ, ये पॉसिबल था? देखिए सबसे पहली बात यह है कि खातून का नाम भी डिस्क्लोज नहीं हुआ FIR के अंदर। और दूसरी बात यह है कि आई डोंट नो कि जज साहब के सामने भी खातून का नाम डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं, एक बात। और जितना मटेरियल सामने आया है उन्होंने उसकी बेसिस पे ही फैसला करना था। तो हम इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द जुडिशियल ऑफिस जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की है ना दफा 292 चाइल्ड के अलावा भी जो स्प्रेडिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक, तो वो इतना छोटा ऑफेंस है कि उसमें बस ठीक है जमानत उससे टर्म देंगे। देखिए 292 और इवन 5091 जो है ये ऑल्दो इसमें मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, बट देखना यह है कि पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने क्या केस जज के सामने रखा है। ये बात है, क्या इतना स्ट्रॉन्ग केस था या जज के सामने जो केस प्रेजेंट किया गया क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ फैक्ट्स के साथ आया था, एविडेंस क्या दी गई, क्या रखी गई। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मली इस तरह के केसेस में प्रॉब्लम ये आता है कि जो कंप्लेनेंट वो जिसको होना चाहिए वो कंप्लेनेंट बनती नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी भी खातून के साथ अगर ये हुआ है तो हमारे सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि हम तो बेचारे उस खातून को ही जो है वो ताने दे के मार देते हैं और बातें सुना के मार देते हैं। प्रॉब्लम फिर ये होती है कि पुलिस जो है वो अपनी मुद्दत में, इस FIR के अंदर भी पुलिस ऑफिसर ने अपनी मुद्दत में ही पर्चा दी है। लेकिन जब हरासमेंट केसेस में ख़ास तौर पे जब एक विक्टिम सामने नहीं आता विद नेम और वो आके ये नहीं कहता या कहती कि जी मेरे साथ ये स्पेसिफिक हरासमेंट हुई है, तब तक जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो हो जाते हैं। आगे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक ऑर्डर पास करें। तो फिर जब वीक सेट ऑफ फैक्ट्स होंगे और फिर 3 साल मैक्सिमम सज़ा भी इतनी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे फिर बेल ग्रांट हो जाती होती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ हाउ इट इज़। मियां साहब आपकी मैंने सुना है वकील साहब से भी मुलाकात हुई थी इस मुलजिम के? जी बिल्कुल, हम गए थे, मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में मौजूद थे और वो साहब भी वहीं पर थे। मैंने रिक्वेस्ट की उनके लॉयर से कि सर अगर आप चाहें कि आप मौक़िफ़ देना चाहते हैं या मुलजिम मौक़िफ़ देना चाहता है तो वी आर हेयर राइट नाउ, क्योंकि वो ज़मानत हो चुकी थी उस टाइम पर और वो मेरे ख्याल से कोई अपना सामान लेने के लिए आए थे और वो लेकर उसके बाद उन्होंने निकलना था। तो एक डिफरेंट सा रवैया, और बल्कि इनफैक्ट मैं अल्लाह से डर के, और खुदा वाहिद जानता है इस बात को, इस पर मैं हल्फ दे सकता हूँ, मैं जिस ब्रूटल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मैं कानूनी बात इस टाइम नहीं कर रहा, मैं इस वक्त हमारी सोसाइटी की कुछ रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जी मियाँ साहब मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज मुझे अफसोस ये है कि आप इस मामले पर यहाँ मौजूद हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या मामला इतना वर्थ इट नहीं है? तो जिस बात पर मैं कह रहा हूँ मैं इस पर हल्फ दे सकता हूँ। उन साहब ने जो वहाँ मेरे सामने खड़े थे सफ़ेद शलवार कमीज में, उन्होंने मुझे बोला कि क्या मियाँ साहब हर किसी दे कोल ऐसी चीज़ा नहीं? अल्लाहु अकबर। मैंने कानों को हाथ लगाया और मैंने कहा कि क्या हम इस नहज पर पहुंच गए हैं? तो उन्होंने जवाब किया कि एमे नहीं हैगा, तुसी कह दो ये सच नहीं है। मैंने कहा सर आप जा सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको अपना प्लेटफॉर्म पेश कर दिया, आपने जो बताना था बता दिया, मौक़िफ़ आप देना नहीं चाहते। उन्होंने बल्कि मुझे इस मुआशरे का और हमारे निज़ाम का एक चेहरा दिखाया कि क्या हर किसी दे कोल चीज़ा नहीं ने। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि ये गुजरात का टीचिंग अस्पताल का जो मैटर है ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे, ये कहीं बहावलपुर यूनिवर्सिटी की तरह
दब ना जाए, फाइलों की नज़र ना हो जाए और हमें पता चले कि जी कुछ भी नहीं होया, तो सारियाँ कुड़ियाँ सारियाँ बच्चियाँ रोंदियाँ रह गई जाने। अल्लाह करे कि ये एक स्पेसिफिक जो केस है कि मनतकी अंजाम तक पहुँचे और इसको एग्जाम्पल बना दिया जाए इन डेज टू कम बाकी लोगों के लिए कि भाई कहीं पे वर्क प्लेस हरासमेंट होगी तो जो इमरान का हशर हुआ था गुजरात वाले का, वो हशर तुम्हारा भी होगा। अल्लाह करे कि ये यंग डॉक्टर्स, ये तमाम डॉक्टर सऊद वगैरह और बाकी जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई है, यही लोग हमारे साथ खड़े हों और हमारी इसमें मदद करें। अब मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों को किसी एंड में फिर अपील कि इस केस को हाईलाइटेड रखिएगा, हमारी आवाज़ दब भी जाए तो हमें याद करवाइएगा कि उस केस का फॉलोअप दो भाई कहाँ तक पहुँचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।